अजर, धर्म का रक्षक और संघर्षों के आगे न झुकने वाला अखंड अमर योद्धा हूं। भारत का इतिहास आध्यात्मिकता, धर्म, सत्य, वीरता और निष्ठा की दिव्य ऊर्जा का भंडार है और इससे ही उत्पन्न होते हैं धर्म की स्थापना और लोक कल्याण से प्रेरित अनगिनत अमर योद्धा। यह है हमारे प्रेरणा स्रोत और गौरव गाथा के सुनहरे पन्ने। मैं उसी दिव्य ऊर्जा से जन्मा भारत भूमि का अमर योद्धा हूं और मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तेज और ज्ञान का उपासक भारत, अस्त्र और शस्त्र का उपासक भारत, यह धरोहर है पराक्रम की, वीरता की, शौर्य की। मैं आज आपको इन्हीं गौरव गाथाओं के कुछ लम्हों से अवगत कराऊंगा जो अनादिकाल से आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बन गई है। रामायण 6000 बरस पूर्व लड़ा गया भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय युद्ध है। भारतीय युद्ध नीति की नींव है रामायण। राजनीति और रणनीति का आदर्श है रामायण। भौतिक रूप के साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध का दर्शन है रामायण। श्री राम ने अयोध्या से दूर कुशलता से सुग्रीव की वानर सेना के साथ संधि करके अपनी सेना का संगठन किया और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया। अपने लक्ष्य को कायम रखते हुए यह भी सुनिश्चित किया कि उनके पास पर्याप्त शस्त्र और साधन हो। नल और नील नामक तंत्रज्ञ की सहायता से गहरे समुद्र में राम सेतु बनाकर लंका तक पहुंचने की योजना बनाई। हनुमान ने गुप्तचर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल सीता माता का पता लगाया बल्कि रावण की सेना की शक्ति और कमजोरियों की जानकारी भी प्राप्त की। रावण का बल टूटता गया और अंततः श्री राम की रणनीति विजयी हुई। 3000 साल बाद ऐसा ही एक और महायुद्ध हुआ। महाभारत भारतीय युद्ध तंत्र की पहचान है। श्रीमद् भगवद गीता विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो रणभूमि पर लिखा गया। मैंने कुरुक्षेत्र पर अर्जुन और कर्ण जैसे महान योद्धाओं का दर्शन किया। इस युद्ध के लिए ऐसे दिव्य अस्त्रों की खोज की गई जिन्होंने युद्ध का परिणाम और परिमाण भी बदल दिया। इस युद्ध में नेतृत्व, वीरता और बल का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है अर्जुन। मात्र 16 वर्षीय आयु में अद्वितीय साहस का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने चक्रव्यूह जैसी जटिल संरचना को भेदा था। कुरुक्षेत्र में शत्रु को भ्रमित और मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए 18 विभिन्न प्रकार के व्यूह रचे, जैसे चक्रव्यूह, पद्मव्यूह और गरुड़ व्यूह। इस युद्ध में श्री कृष्ण की रणनीति का विशेष स्थान था। धर्म की रक्षा के लिए कई बार छल और कूटनीति का सहारा लिया गया, जैसे कि श्री कृष्ण ने शिखंडी को आगे कर भीष्म पितामह को निष्क्रिय कर दिया। महाभारत की युद्ध नीतियों ने मुझे सिखाया कि युद्ध में केवल बल ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता, कूटनीति और धर्म का पालन भी महत्वपूर्ण होता है। 300 ईसा पूर्व पहले महागुरु आर्य चाणक्य के अर्थशास्त्र ने मुझे शासन कला, कूटनीति और शत्रु की खुफिया जानकारी जुटाने का ज्ञान दिया। प्रसिद्ध तमिल विद्वान तिरुवल्लुवर ने तिरुक्कुरल में कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री पावर को परिभाषित किया। बाणभट्ट लिखित हर्षचरित ने ऑफेंसिव और डिफेंसिव युद्धों की तुलना स्पष्ट की। 8वीं शताब्दी में शुक्राचार्य ने मुझे बारूद की तैयारी और युद्ध के विभिन्न रूपों से अवगत कराया। जैन विद्वान सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यमृत में पैदल और
घुड़सवार सेना ने मुझे स्पीड, मोबिलिटी और मनोवरेबिलिटी प्रदान की, जिससे मुझे दुश्मन को आउटफ्लैंक करने की क्षमता मिली। इन सभी और अन्य कई विचारकों के ज्ञान ने मेरे युद्ध कौशल को सुदृढ़ किया। शक्ति धर्म की रक्षा करती है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। युद्ध में वही विजय प्राप्त करता है जो नीति और सामर्थ्य का पालन करता है। से सीख लेकर नई नीतियां खोज रही है। इतिहास के पन्ने भविष्य के साथ जोड़ रही है। इस अभियान का नाम है प्रोजेक्ट उद्भव। इसका उद्देश्य भारतीय सेना को न केवल तकनीकी रूप से सक्षम करना है, बल्कि सांस्कृतिक और सामरिक विरासत से प्रेरणा लेकर रणभूमि में अपनी अलग पहचान बनाना भी है। यह अभियान भारतीय सेना को विजय पथ पर ले जाएगा। युद्ध की कथा पुरानी है, वीरों का संघर्ष अविरत चलता रहता है। धर्म, शक्ति, विज्ञान समय के साथ बदलते हैं। प्राचीन काल में युद्ध बाजुओं की ताकत पर आमने सामने खेले जाते थे। ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट का दौर था। नजदीकी संघर्ष यानी CQB एकमात्र जरिया था। हाथों में तलवारें, भाले, धनुष्यबाण आ गए। यह पैदल सेना का युग था। बढ़ती जीवन गति के साथ कैवलरी फोर्सेस का उपयोग शुरू हुआ और हाथियों का समावेश यह भारतीय युद्ध की विशेषता है। स्पीड और स्ट्राइकिंग पावर ने युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। इससे मुझे दुश्मन को आउटफ्लैंक करने की क्षमता प्राप्त हुई।
ऑफेंसिव मेजर्स के साथ डिफेंसिव तकनीक भी परिष्कृत हुई। जीत का मापदंड केवल आक्रमण नहीं बल्कि प्रतिरोध भी है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ट्रेंच वॉरफेयर विकसित हुआ, जिससे डिफेंसिव लाइन बैटल को जन्म मिला। सेलिंग ट्रेंच का इस्तेमाल कर लंबी अवधि तक लड़ाई लड़ने लगी। अब लड़ाई 24 घंटे चलने लगी। टैंकों के आगमन के साथ युद्ध का चलन ही बदल गया। मैकेनाइज्ड वॉरफेयर के साथ गोलाबारी और गतिशीलता ने युद्ध को आक्रामक कर दिया, जिसमें तेज गति से हमले और शॉक एक्शन शामिल थे। मनोवर वॉरफेयर का दौर आया, जिसका उद्देश्य दुश्मन के कमजोर बिंदुओं को निशाना बनाकर उसके डिफेंस को तेजी से घेरना और बर्बाद करना। मैं भारतीय सेना के रूप में एक नए युग में प्रवेश कर रहा था और आधुनिक युद्ध कला में तकनीक का कुशल उपयोग करते हुए त्वरित और निर्णायक अभियानों की नींव रख रहा था। 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान ने अपनी स्वतंत्रता का परचम लहराया। इस नवजात राष्ट्र के पुनर्निर्माण और सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना के कंधों पर आ गई। श्री राम से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक और मंगल पांडे भगत सिंह से लेकर आजाद हिंद सेना तक सभी को समेटे मैं विजय पथ पर चल पड़ा। भारतीय सेना का अजेय सैनिक। मेरे जीवन को उद्देश्य मिला, सेवा परमो धर्म। आज मैं अपनी गौरव गाथा गर्व से गा रहा हूं। समर्थ भारत सक्षम सेना के गीत गुनगुना रहा हूं। आजादी के बाद से अब तक भारतीय सेना ने कई युद्ध लड़े हैं, लेकिन आजाद भारत के वे 4 युद्ध कभी भुला नहीं पाऊंगा, जिन्होंने मेरी सेना को 4 शौर्य गाथाएं दी। चलो मैं आपको उन रणभूमि पर ले चलता हूं। पहला है बड़गाम का युद्ध। नवंबर 1947 का समय। कश्मीर की वादियों में तनाव चरम पर था। विभाजन के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग योजना बनाई, जिसके तहत कबायली लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना ने श्रीनगर पर कब्जा करने की साजिश रची। बडगाम श्रीनगर के पास एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी, जिसे पाकिस्तान ने निशाना बनाया। अगर दुश्मन इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेता तो श्रीनगर और वहां का हवाई अड्डा भी उनके हाथों में चला जाता, जिससे कश्मीर की सुरक्षा गंभीर संकट में पड़ जाती। दुश्मन ने 22 अक्टूबर 1947 को हमला किया। 27 अक्टूबर को वन सिंह की पहली टुकड़ी श्रीनगर एयरफील्ड पर इंडियन एयरफोर्स की मदद से पहुंची। 2 नवंबर को सूचना मिली कि दुश्मन बडगाम के पास एकत्रित हो रहा है। ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में भारतीय सेना को आदेश मिला कि किसी भी हालत में बडगाम को दुश्मन के हाथों में नहीं जाने देना है। मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी बडगाम की सुरक्षा में तैनात थी। दुश्मन ने बड़ी संख्या में अपने कबायली लड़ाकों और सेना को एकत्र कर भारतीय सेना पर अचानक हमला किया। दुश्मन 3 दिशाओं से घेर चुका था, लेकिन मेजर सोमनाथ ने बिना डरे अपनी कंपनी को संगठित किया और दुश्मन पर जवाबी हमला शुरू किया। उनके अदम्य साहस और नेतृत्व ने उनकी कंपनी के सैनिकों को प्रेरित किया कि वे आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ें। इस दौरान एक मोर्टार के हमले में मेजर सोमनाथ गंभीर रूप से घायल हो गए और वीर गति को प्राप्त हुए। ब्रिगेड मुख्यालय को दिया गया उनका अंतिम संदेश आज भी मेरी आत्मा में गूंजता है और मुझे प्रेरित करता है। दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है। संख्या में हमसे बहुत कम है। मैं एक इंच पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि आखिरी गोली तक लड़ूंगा। उनकी अद्वितीय वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
इस लड़ाई में सिपाही दीवान सिंह का योगदान भी अविस्मरणीय है। उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बड़गाम की लड़ाई भारतीय सेना की सामरिक सूझबूझ, इंडियन एयरफोर्स के तालमेल, धैर्य और अड़िग साहस का उत्कृष्ट उदाहरण है। 1965 में पाकिस्तान ने एक बार फिर आक्रमण करने की योजना बनाई। इस युद्ध की शुरुआत ऑपरेशन जिब्राल्टर से हुई, जो जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया। इसका भारतीय फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इस ऑपरेशन के विफल होने पर पाकिस्तान ने दूसरी योजना बनाई, जिसे ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का नाम दिया गया, जिसके जवाब में भारतीय पश्चिम कमान ने आक्रामक कार्यवाही की। सितंबर 1965 में लाहौर सेक्टर में भारतीय सेना की सफलताओं से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर बड़े स्तर पर आक्रमण की योजना बनाई, जिससे पंजाब का एक बड़ा हिस्सा अमृतसर सहित भारत से कट जाता। खेमकरन के पास स्थित असल उत्तर का क्षेत्र इस बड़े संघर्ष का मुख्य केंद्र बना। पाकिस्तान ने खेमकरन सेक्टर में आर्मर्ड और इन्फेंट्री डिवीजन से हमला किया। भारतीय सेना पूरी तरह तैयार थी। हमले को रोकने के लिए भारतीय सेना ने एक अनोखी और मजबूत डिफेंसिव स्ट्रैटेजी को अपनाया, जिसका नेतृत्व ब्रिगेडियर थॉमस के योगराज और मेजर जनरल गुरबख्श सिंह ने किया। असल उत्तर को केंद्र में रखते हुए हॉर्स शू के आकार में प्रतिरक्षात्मक व्यूह बनाया गया। साथ ही रात में भारतीय सेनाओं ने बीज के खेतों में पानी भर दिया और गन्ने के खेतों में भारतीय टैंकों ने पोजीशन ली। डिवीजन के टैंक, जिनमें मुख्य रूप से विश्व के सबसे आधुनिक पैटर्न टैंक शामिल थे, उस इलाके में फंस गए। यह निर्णायक साबित हुआ और भारतीय सेना के टैंकों ने इसका भरपूर फायदा उठाया और टैंक वर्सेस टैंक बैटल में पाकिस्तान के 100 से ज्यादा टैंक नष्ट कर दिए। ये लड़ाई इतिहास के सबसे बड़े टैंक युद्धों में से एक थी। इस ऑपरेशन में 4 ग्रेनेडियर्स CQMH अब्दुल हमीद ने असाधारण वीरता का परिचय दिया। उनके अदम्य साहस और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1971 में भारत ने अत्याचारों से डूबे पड़ोसी ईस्ट पाकिस्तान की मदद करने का निर्णय लिया। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना की सफलता ने पाकिस्तान को बौखला दिया। ऐसे में पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर आक्रमण किया, ताकि ईस्ट पाकिस्तान मोर्चे पर भारतीय सेना के प्रयासों को कमजोर किया जा सके। राजस्थान से सल क्रीक और पूर्वी तट से पश्चिमी तट के 41% विशाल भूमि क्षेत्रफल की सुरक्षा के लिए दक्षिणी कमान पूरी तरह तैयार थी। दुश्मन ने लोंगेवाला पोस्ट पर आक्रमण किया, जिसका उद्देश्य पहले रामगढ़ और फिर जैसलमेर पर कब्जा करना था। लोंगेवाला में 23 पंजाब रेजिमेंट की अल्फा कंपनी तैनात थी, जिसका नेतृत्व मेजर कुलदीप सिंह जानपुरी कर रहे थे। वो जवानों, पाकिस्तानी सेना के 40 तो ज्यादा टैंक और हजारों सैनिक हमारी लोंगेवाला पोस्ट से हमला करने वाले ने तानू रात भर लड़ना होएगा। ते सवेरे इंडियन एयरफोर्स भी हमारा साथ देगी, लेकिन तब तक यह पोस्ट साडी जिम्मेदारी है। जी साहब, तिरंगे की कसम, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जो बोले सो निहाल। 23 पंजाब के जवानों ने रात भर पाकिस्तान की भारी फौज का मुकाबला किया। सुबह की पहली किरण के गरजते ही हमारे हंटर जहाजों की गूंज सुनाई पड़ी। कुछ ही पलों में हमारे आसमानी शमशीरों ने एक एक टैंक को नष्ट करके पाकिस्तानी टैंकों की कबरगाह बना दी और दुश्मन को पूरी तरह विफल कर दिया। इस
देवी और सज्जनों, दाहिनी और स्क्रीन के ऊपर झिलमिलाते टोन्स की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, जिसमें 1986-87 में किया गया अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज ब्रास टैक्स और 1998 में ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत किया गया सफल परमाणु परीक्षण शामिल है, जिसने भारत को एक विश्व शक्ति बना दिया। 1999 में पाकिस्तान की सेना और उनके समर्थित घुसपैठियों ने धोखे से कारगिल द्रास के इलाके में घुसपैठ की और महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह हाईवे को काटने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के जरिए इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। सामरिक दृष्टि से इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण चोटी टोलो लेक थी, जिस पर घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था और भारतीय सेना के ऊपर भारी गोलाबारी करने लगी। 16,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित टोलो लेक नेशनल हाईवे 1A पर सीधा निगरानी रखता है। ऊंचाई पर होने के कारण दुश्मन की स्थिति मजबूत थी, लेकिन भारतीय जवानों ने विपरीत स्थिति में भी हार नहीं मानी। लेफ्टिनेंट कर्नल MB रविंद्रनाथ के कुशल नेतृत्व में टू राजपुताना राइफल्स के बहादुर जवानों ने -15 डिग्री से कम तापमान, कम हवा, घनी चढ़ाई और दुश्मन की भारी गोलाबारी के बावजूद 3 सप्ताह तक लगातार योजनाबद्ध हमले किए। रात के अंधेरे में दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ाई करते हुए जवानों ने दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। कई जवानों ने अपनी जान गंवाई, पर उनका साहस अटल रहा। अपने बलिदान से उन्होंने टोलो लेक पर जीत हासिल करके तिरंगा लहरा दिया। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने युद्ध की क्लिफ चॉप असॉल्ट पद्धति का प्रयोग किया और खड़ी चढ़ाई पर सीधे चढ़ गए। ऊंचाई पर बैठे आश्चर्यचकित शत्रु पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर दिया। कारगिल युद्ध के विजय ने भारतीय सेना की बहादुरी और अतुलनीय नेतृत्व का पूरे विश्व में डंका बजवा दिया। 1947 से आज तक भारतीय सेना ने हर युद्ध, हर ऑपरेशन में अदम्य साहस, बलिदान और देशभक्ति का परिचय दिया, जहां हर सैनिक ने नाम, नमक, निशान की शपथ को अपने खून से सींचा। इन शूरवीरों के लिए अंतिम सलामी की गूंज तब सुनाई देती है जब ब्यूगलर्स अपनी धुन लास्ट पोस्ट बजाते हैं। यह वह क्षण होता है जब देश का हर नागरिक उस वीरता को नमन करता है। सियाचिन से लेकर राजस्थान के विशाल रेगिस्तान तक भारतीय सेना हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ता से खड़ी है। इसकी एक झलक देखें। भू राजनीतिक समीकरणों और युद्ध के क्षेत्रों में बदलाव ने सुरक्षा की नई और जटिल परिभाषाएं गढ़ी हैं और भारतीय सेना इन चुनौतियों का सामना करने के लिए लगातार विकसित हो रही है। नवीनतम टेक्नोलॉजीज और उपकरणों को तेजी से शामिल किया जा रहा है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके रणनीतियों को नया रूप दिया गया है। इस समावेशन ने भारतीय सेना को मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए सक्षम बनाया है, चाहे वो लैंड, सी, एयर, स्पेस या साइबर हो। जॉइंट मैनशिप के सिद्धांत पर वायुसेना और नौसेना के साथ इंटर सर्विस सिनर्जी पर जोर दिया जा रहा है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण इंडियन पेनिनसुलर रीजन में उभरती चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना की दक्षिणी कमान तथा वायु और नौसेना कमानों के बीच
बढ़ता सहयोग और समन्वय है। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत भारतीय सेना अब हथियारों और उपकरणों के निर्माण की ओर तेजी से बढ़ रही है। नारी शक्ति का योगदान भारतीय सेना को मजबूती दे रहा है। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में भारतीय सेना का योगदान उल्लेखनीय रहा है। सेना ने कई देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों के माध्यम से भी अपनी विश्वसनीयता स्थापित की है। हाल ही में दक्षिणी कमान के तहत संपन्न हुए एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास और एक्सरसाइज मित्र शक्ति इसके उदाहरण है। भारतीय सेना बाढ़, भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाओं में डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में सबसे आगे रही है। वायनाड और तेलंगाना में की गई त्वरित कार्रवाइयां इसका प्रमाण है। सेना ने सीमावर्ती क्षेत्रों में कई बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, पुल और अन्य सेवाओं का निर्माण किया है। सेना ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान सफलतापूर्वक चलाए और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की दिशा में कई कदम उठाए। सेना के कई जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर देश को गौरवान्वित किया है और अंतर्राष्ट्रीय एडवेंचर एक्टिविटीज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। भारतीय सेना का लक्ष्य विकसित भारत 2047 के सपने को साकार कर रहा है। सेना अब सिर्फ देश की सीमाओं की रक्षा ही नहीं कर रही है, बल्कि दुनिया भर में भारत की ताकत, साहस और तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक बन गई है। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका।